जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो मॉडल टेस्ट 1 हुआ उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। तो इससे पहले भी इस मॉडल टेस्ट का जो है आपको 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का एनालिसिस जो है हम कर चुके हैं, जिसे आप जाकर यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाकर आप देख लेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेके 100 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 1 से लेके 50 तक के प्रश्न का हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो एनालिसिस करेंगे वो आपको 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए कि मेरा जो 51 नंबर प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए, तो कह रहे हैं साथियों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। मतलब यहाँ से आपसे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो आपको कहाँ से प्रेरित है। तो देखिए, हमारे भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ना वो आपको यूएसएसआर के संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है। मतलब आप ऐसा समझिए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है ना वो आपको सोवियत संघ से क्या है कि आपको प्रेरित है। और इसी पंचवर्षीय योजना को हमारे भारत में आर्थिक नियोजन भी जो है वो आपको कहा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है 1951 में, और वो जो लास्ट होता है 1956 में। दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि 1956 में शुरू होती है और 1961 में समाप्त होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो देखिए साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपको 1951 से 1956 थी। उसके बाद है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो आपको क्या है 1956 से 61 है। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अवधि है साथियों वो आपको 1961 से 1900 क्या है कि आपको 66 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे कि जो भी अब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अब तक जो समाप्त हो चुकी है, ठीक है ना, 2017 में ही आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। उसके बाद से भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं किया गया है। तो आप क्या करेंगे कि 1 से लेकर 12 तक के जो पंचवर्षीय योजना है सबकी अवधि को आप क्या करेंगे याद रखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करे बाबू, इस पे बात करते हैं। देखिए क्या करा है, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो आपको कब हुई थी। देखिए, नई आर्थिक नीति कहने का मतलब हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है यह आपको कब शुरू होती है, या इसी को हम लोग कहते हैं नेप। क्या कहते हैं, नेप। तो देखिए, तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी ना वह आपको 1991 में हुई थी। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। और एक चीज याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा जो आपको राव है, इन्हीं को क्या होता है जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आपको प्रधानमंत्री थे, और इनके जो वित्त मंत्री थे वे थे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह की सलाह पर ही क्या होता है कि आपको नई आर्थिक नीति को भारत में शुरू किया जाता है। और एक चीज मनमोहन सिंह के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण का क्या कहा जाता है, तो आपको पिता कहा जाता है। तो साथियों, आपका ये जो 52 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न में। आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1977, 1978, 1979, 1980। तो देखिए, तो जनता पार्टी की जो स्थापना होती है 1977 में होती है। और आपको याद होना चाहिए कि जनता पार्टी जो है आपको केंद्र में आपको गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाली आपको जो है पहली पार्टी है। तो जनता पार्टी से ही क्या हुए थे कि आपको मोरारजी देसाई जो होते हैं वो आपको पहले गैर कांग्रेसी क्या होते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताइए कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कब बनती है 1977 में। लेकिन इसी में पूछ लिया जाएगा कि भारत के प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहेंगे आपको अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना,
वो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ही जो है वो आपको हुई थी 11 और 13 मई 1998 को। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लीजिएगा। तो 53 नंबर प्रश्न जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। और जनता पार्टी के गठन में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो आपको कौन निभाए थे जानते हैं? तो ये आपको मोरारजी देसाई जो है, सॉरी मोरारजी देसाई कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी निभाए थे। और एक चीज याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको लोक नायक के नाम से क्या करते हैं, क्या आपको जानते हैं, या इनके बचपन का नाम जो है वो आपको बाउल है। तो ये सभी बात जो है आपको जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में जो है वो आपको कहा जाता है। दूसरी बात आप एक चीज याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी ने ही 1974 में इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ जो है संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जो है पटना के गांधी मैदान में दिए थे। तो ऐसे कुछ चीज सब है जिसको आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो 53 है इसका राइट आंसर 1977 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? देखिए ऑप्शन ए करा है 1975, 1978, 1977, 1979। तो देखिए तो इंदिरा गांधी ने भारत में जो आपातकाल लगाया था ना वो आपको 1975 में। और एक चीज याद रखिएगा कि हमारे देश में अब तक 3 बार जो है वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपको लागू हो चुकी है। क्योंकि देखिए 1975 में जो लागू हुआ था ना वो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपको लागू हुई थी, ठीक है ना। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है अब तक हमारे देश में क्या है कि आपको 3 बार जो है वो आपको लागू हो चुकी है। देखिए एक सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण, याद रखिएगा। दूसरा जो है आपको 1971 में जो लागू हुआ था वो आपको भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। तीसरा जो है 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर क्या किया था कि आपको लगवाया था। देखिए ये कथित आंतरिक गड़बड़ी था, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं था, बस विपक्षी नेता को क्या करना था कि आपको दबाना था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने इसे क्या किया था कि आपको लागू किया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके और आएंगे ये बताइए 1962 में प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे? तो ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1971 में प्रधानमंत्री की बात आएगी तो इंदिरा गांधी। 1975 में भी आपको इंदिरा गांधी। लेकिन अब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देख रहे हैं 2-3 साल से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1975 में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए 1975 में राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा करने वाले राष्ट्रपति थे वे आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर 1962 में पूछेंगे तो वो हो जाएंगे आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद जो हो जाएगा 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने किया था? तो आप याद रखेंगे वे है आपको बीबी गिरी। तो बाबू जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो देखिए हम प्रधानमंत्री का भी नाम बता दिए हैं और आपको राष्ट्रपति का भी नाम बता दिए हैं। जैसे भी पूछा जाए आपके एग्जाम में आपको देख लेना है। तो 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 55 में क्या करा है? कह रहा कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ताशकंद समझौता, देखिए प्रश्न में से ही आंसर ढूंढना है। ताशकंद समझौता यह कब होता है? 1966 में होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था? तो यह समझौता जो था ना वो आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पहला चीज तो आपको यह रखना है याद कि भारत और पाक के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो आपको 10 जनवरी 1966 को जो है आपको हुआ था। तो इस समझौता पर भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, जबकि पाकिस्तान की ओर से जो है आपको अयूब खान ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। हमको क्या करना है, प्रश्न में से भी आपको आंसर को क्या करना है कि आपको ढूंढना है। चलिए 56 में क्या करा है? बांग्लादेश का निर्माण जो है वो आपको किस वर्ष हुआ था? तो देखिए तो ये जो बांग्लादेश है जिसे हम लोग पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, तो इसका निर्माण जो हुआ था ना वो आपको 1971 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। और एक चीज याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है, ठीक है ना, भारत के साथ सबसे लंबा जो है वो आपको बाउंड्री जो है वो आपको शेयर करता है। तो बांग्लादेश से क्या है कि भारत के 5 राज्य जो है अपनी सीमा बनाती है, याद रखिएगा। एक जो है आपको सबसे पहले याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो हो जाएगा वो आपको असम, क्या हो जाएगा? असम। उसके बाद जो है वो आपको मेघालय लाइन से याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद जो हो जाएगा वो आपको मिजोरम हो जाएगा। और एक चीज त्रिपुरा के बारे में एक मजेदार बात सुनिए कि त्रिपुरा जो है ना 3 ओर जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ क्या है कि आपको राज्य है। तो देखिए तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो आपको 5 राज्य है। और बांग्लादेश सर्वाधिक बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ कितने किलोमीटर? तो कहेंगे आपको 4096 किलोमीटर का बाउंड्री जो है वो आपको बांग्लादेश के साथ हमारा लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 57 में क्या करा है सुनिए। करा है कि शिमला समझौता इस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए शिमला समझौता जो होता है ना वो आपको 1972 में होता है। डेट के साथ याद रखिएगा 3
जुलाई 1972 को जो है वो आपको शिमला समझौता जो है आपको होता है, किसके बीच होता है? तो यह आपको भारत और क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको पाकिस्तान के बीच होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो शिमला समझौता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? इस शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था? तो देखिए, तो भारतीय अगर हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वे थे आपको श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं? और पाकिस्तान के जो आपको राष्ट्रपति थे उसका नाम था आपको जुल्फिकार अली भुट्टो। इसको भी आपको याद रखना है। तो यही भुट्टो जी जो होते हैं वो आपको शिमला समझौता पर क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे, क्या कहिएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो। भारतीय प्रधानमंत्री कहेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाक के बीच, ये बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये जो 57 नंबर प्रश्न देख रहे हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे। देखिए, जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना? और मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया मटेरियल है अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 58 में क्या करा है, सुनिए। करा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो देखिए, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन भारत के जो है आपको उपराष्ट्रपति कब तक रहे थे? तो ये आपको 1952 से लेके 1962 तक। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कि लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले ये क्या थे कि आपको पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना? और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले भी पहले व्यक्ति थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या कहते हैं कि आपको शिक्षक दिवस जो होता है वो आपको मनाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि आपको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, क्या कहेंगे? प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति हुए भारत के वो कौन हुए? हुए आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। उसके बाद आइए बीबी गिरी। तो बीबी गिरी जो है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? तो हम कहेंगे बराहगिरी वेंकटगिरी। शंकर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये पहले आपको क्या है कि उपराष्ट्रपति बने, बाद के दिनों में ये राष्ट्रपति भी जो थे वो आपको बने हुए थे। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 59 में क्या कर रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पेन के कलर को बदल देते हैं। आइए देखिए क्या करा है कि जय जवान, ठीक है ना, क्या है? जय जवान जय किसान किसका नारा था? देखिए करा है श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको राइट है। लेकिन इसी में पूछेंगे बाबू कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। देखिए ध्यान से सुनिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिए थे, कौन दिए थे? तो वे हो जाएंगे आपको अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद इसी में एक प्रश्न और आएगा, देखिए क्या, कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। उसके बाद हो जाएगा आपको जय अनुसंधान। क्या हो जाएगा? जय अनुसंधान। इसका नारा जो है वो आपको कौन दिया था? तो इसका नारा जो दिया था ना वो आपको कौन जानते हैं? तो आपको नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। तो इस बात को आपको याद रखना है। 59 का जो राइट आंसर है वो आपका डी है। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, हो सकता है कि कहीं आप लोग इसे भूल गए हो। देखिए जय जवान जय किसान, इसका जो नारा दिए थे वो आपको कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अगर इस नारे की बात करेंगे तो ये कौन दिए थे जानते हैं? तो ये जो दिए थे वो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जो नारा है वो आपको कौन दिए थे? तब कहेंगे हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 60 में क्या कह रहा है, देखिए कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखो बाबू इसमें पूछा जा रहा है आजादी के बाद। देखिए क्योंकि इसमें जो भी वर्ष दिया गया है आजादी के बाद दिया गया है। देखिए कह रहा है 1968, 1969, 1970, 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और भी पूछा जा सकता है कि आजादी से पहले, ठीक है ना, 1947 से पहले कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो आपको किस वर्ष हुआ था? तो देखो बाबू 1947 से पहले 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1918 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो 1907 में जो हुआ था ना वो आपको सूरत अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। 1918 में कहेंगे तो आपको बंबई का जो विशेष अधिवेशन है, इसी बंबई का विशेष अधिवेशन में जो है इसका क्या होता है कि आपको दोबारा जो होता है वो आपको विभाजन होता है। तो 1907 में जो
आपको क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। 1918 के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है वो आपको हसन इमाम ने किया था। ये जो 60 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिस समय कांग्रेस में 1969 में फूट पड़ी थी, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, तो वे आपको एस निजलिंगप्पा थे। और एक चीज याद रखिएगा कि एस निजलिंगप्पा को आधुनिक कर्नाटक का क्या कहते हैं, तो हम जनक कहते हैं। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसे बढ़िया से केयर करते चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे, मतलब 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन थे, तो वे थे आपको जॉर्ज फर्नांडिस। इसको आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी के गठन में अहम भूमिका क्या किए थे, कि आपको अदा किए थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखिएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इसे आपको याद रखना है। और राजनारायण 1971 के मध्यावधि चुनाव में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ ये क्या किए थे, कि आपको चुनाव लड़े थे। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 62 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है बाबू कि भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जाता है, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी की बात जो है आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए, तो भारत में जो है ना वो आपको किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो वह है आपको अनुच्छेद 300 कितना जानते हैं, तो आपको 52, इसके तहत आपको नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। फिर यहाँ से बात आएगी 356 के तहत जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, तो देखिए, तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, कि आपको लगाया जाते हैं। फिर है यहाँ पर क्या जानते हैं, अनुच्छेद 360, इसके तहत जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपात जो होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 368, इसके तहत जो है वो आपको संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन जो है वो आपको होते हैं, ठीक है ना। मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में। तो देखिए, तो आपको क्या है कि अगले सोमवार को जो है, ये आने वाली सोमवार है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि ऑफलाइन बैच में जो है आपको एक क्या हो रहा है कि आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो आपको मतलब टेस्ट होने वाली है 11वीं कक्षा का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आप लोगों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इससे आपको काफी ज्यादा क्या होगा कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल से भी कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 63 में क्या करा है, करा कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो आपको कौन थे, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो जनता पार्टी के शासनकाल में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे, ठीक है ना। जबकि अगर हम उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे ना, उस समय उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपको चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे, चौधरी चरण सिंह। तो ये थे आपको सीनियर उप प्रधानमंत्री। और जूनियर उप प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था आपको जगजीवन राम। क्या है, जगजीवन राम। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या कहेंगे, मोरारजी देसाई के समय में। और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री कब तक रहे थे, तो आपको 1977 से लेकर 1979 तक। 1979 में इनकी सरकार जो होती है वो आपको गिर जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। उसके बाद है चंद्रशेखर, वो आपको 1990-91 में प्रधानमंत्री होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में जो होते हैं पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने जीवन काल में 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 64 में क्या कह रहा है सुनिए, करा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो देखो बाबू, ये जो संपूर्ण क्रांति देख रहे हैं ना, इसका जो नारा दिया था वो आपको जयप्रकाश नारायण। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा हम चर्चा पीछे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें किए थे, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और कृपलानी जी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको आचार्य जेपी कृपलानी ही थे। चलिए अब चलते हैं 65 में, क्या कर रहा है सुनिए। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। क्लास अगर बहुत अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो देखो बाबू, 20 सूत्री कार्यक्रम जो है ना वो आपको किससे संबंधित है जानते हैं, तो वे आपको इंदिरा गांधी से संबंधित है। और इंदिरा गांधी 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्या करते हैं कि आपको शुरुआत करते हैं। और इसी में पूछ देंगे 10 सूत्री कार्यक्रम, तो 10 सूत्री कार्यक्रम जो है वो आपको राजीव गांधी से क्या है कि आपको संबंधित है, इंदिरा गांधी के सपुत्र, ठीक है ना। उसके बाद है बीपीसी
मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किए थे 13 अगस्त 1990 को। तो आपसे डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाएगा कि मंडल आयोग के सिफारिशों को किसने लागू किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह। आई के गुजराल, ये भी भारत के प्रधानमंत्री जो है आपको रह चुके हैं। क्या है? रह चुके हैं। इन्होंने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए, मित्रवत संबंध बनाने के लिए अपना एक योजना प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, जिसको कहा गया आपको गुजराल सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो 65 का राइट आंसर सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 में क्या कह रहा है सुनिए। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे। कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या किया था कि आपको लागू किया था? तो बाबू मंडल आयोग की सिफारिशों को जो लागू किए थे ना, वो आपको प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने कब लागू किए थे? तो आपको 13 अगस्त 1990 को क्या हुए थे कि आपको लागू किए थे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ और प्रधानमंत्री है, इनके बारे में जान लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है उसकी रूपरेखा जो थी वो आपको रखी गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होती है वो आपको शुरू की जाती है 25 दिसंबर 2000 को। इंदिरा गांधी, इन्होंने रजाओं को मिलने वाले जो प्री पर्स व्यवस्था थी उसको 1971 में समाप्त कर दिए थे। इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से हम क्या कहते हैं जानते हैं? पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए थे, दूसरी बार 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। मोरारजी देसाई का जो संबंध है वो आपको जनता पार्टी से, इस बात को आपको याद रखना है। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न में। कहीं से भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक क्या है हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 67 में। देखो बाबू क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो आपको कौन थी? तो देखिए, तो बिहार के जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी ना वो आपको राबड़ी देवी थी। और बिहार में अभी तक एक ही महिला जो है वो आपको मुख्यमंत्री जो है वो आपको बनी है। लेकिन देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कहेंगे तो वह आपको सुचेता कृपलानी। क्या है? सुचेता कृपलानी। यह आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो कहेंगे सर किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में बनी थी। इस बात को याद रखना है। 1963 में। कितना में? 1963 में। चलिए उसके बाद है सरोजिनी नायडू। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। ये देश की प्रथम महिला राज्यपाल है। क्या है? प्रथम महिला क्या कहेंगे कि आपको राज्यपाल। और ये प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी किस राज्य में? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश में। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश में बनी, देश की पहली महिला क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री भी जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में बनी, ठीक है ना। उसके बाद है सुषमा स्वराज। तो देखिए, तो भारत के पहले विदेश मंत्री कहेंगे तो हो जाएंगे इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री तो वे हो जाएंगे आपको सुषमा स्वराज। उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वह आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 68 में। चलिए कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो देखिए, तो चिपके आंदोलन के बारे में प्रीवियस जो आपको क्लास हुई थी उसमें हम काफी ज्यादा चर्चा किए थे। तो यहाँ पर बस इतना समझ जाइए कि चिपको आंदोलन पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्या है कि आपको एक सामाजिक जन आंदोलन है। और इस जन आंदोलन की शुरुआत 1973 में जो है आपको उत्तराखंड के चमोली गणराज्य, नहीं तो कहेंगे तत्कालीन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल से जो है आपको हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। मतलब सुंदरलाल बहुगुणा जो होते हैं इसके राष्ट्रीय नेता होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। और इस आंदोलन का उद्देश्य था आपको वनों की कटाई को रोककर पर्यावरण की क्या करना है कि आपको सुरक्षा करना है। चलिए अब चलते हैं 69 में। देखो बाबू क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेघा पाटकर, आर के पचौरी, अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर्यावरणविद नहीं है बल्कि एक राजनीतिज्ञ है, ठीक है ना। तो 69 का राइट आंसर आपको डी हो जाएंगे। और दिल्ली के जो है अभी आपको क्या है? मुख्यमंत्री है। और आम आदमी पार्टी के क्या है? संयोजक है। और आम आदमी पार्टी का जो गठन होता है वो आपको कब होता है? तो वह आपको 2012 में होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और अन्ना आंदोलन से ही आपको आम आदमी पार्टी का क्या होता है कि आपको मतलब कि गठन होता है। तो ये सारे चीजें आपको बढ़िया से देख लेना है। और अरविंद केजरीवाल को उभरते हुए नेतृत्व के क्षेत्र में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो भी है वो आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो आप उसे देख लेंगे बढ़िया से। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या है सुनिए। करा है डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? मतलब द्रविड़, ठीक है ना, मुन्नेत्र कड़गम। तो यह जो है बाबू वो आपको तमिलनाडु की क्या है कि आपको क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 71 में क्या करा है सुनिए। कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो होते हैं वो आपको 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इसी दिन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासभा है उसने क्या किया था जानते हैं? कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र है उसको क्या किया था कि आपको स्वीकार किया था। इसीलिए विश्व मानवाधिकार दिवस जो होता है वो आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है
1 मई को क्या होता है, तो यह आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। देखिए सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, और जितना हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं, कसम से भाई आप इसको बढ़िया से पढ़ लोगे, लाइफ में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। 26 जनवरी, तो यह आपको गणतंत्र दिवस जो होते हैं इसी दिन क्या होते हैं कि आपको मनाया जाते हैं। उसके बाद है मेरे भाई आपको 8 मार्च, ठीक है ना, यह आपको विश्व महिला दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, तो वो जाएगा आपको 8 मार्च को। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 71 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 72 में क्या करा है सुनिए, करा है यूएसए के मतलब अमेरिका के, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है आपको आतंकवादियों के द्वारा हमला कब किया गया था, तो वह है बाबू 11 सितंबर 2001 को, ठीक है ना। इसी दिन हमला जो है वो आपको हुआ था, और अमेरिका के पर हुए इस हमले के जो मास्टरमाइंड थे वो आपको ओसामा बिन क्या थे कि आपको लादेन थे। तो इस बात को आपको याद रखना है। और ओसामा बिन लादेन जो है वो आपको क्या था, सबसे पहले जान लीजिए, तो वो आपको अलकायदा का एक क्या था कि आपको सरगना था, जिसे अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान के एटमाबाद में क्या है कि आपको मार गिराया था। तो 72 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी है। देखिए यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, पेंटागन पर क्या हुआ था कि आपको जोरदार हमला हुआ था, क्या हुआ था, जोरदार हमला, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसीलिए सांप को नहीं पालना चाहिए, हो सकता है कि सांप आपको भी काट ले, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न करा है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो देखो बाबू एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना वो आपको मानवाधिकार से क्या है कि आपको संबंधित है। तो यहाँ से एक बात आती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन कब हुआ था, तो यह आपको 28 मई 1961 को जो इसका गठन हुआ था पीटर बेंसन के द्वारा। और यह आपको क्या करता है जानते हैं कि आपको मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल को, ठीक है ना, शांति के क्षेत्र में 1977 में जो है वो आपको नोबेल पुरस्कार से भी क्या है कि आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए कि नोबेल पुरस्कार से, ठीक है ना, कि आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल को कब सम्मानित किया गया था, तो क्या कहेंगे 1977 में। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप देख लेंगे। तो 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 74 में करा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है आपको पहले वाले क्लास में भी बताया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो गठन हुआ था ना विश्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। और साथियों इसका जो मुख्यालय है वो आपको क्या है, न्यूयॉर्क में। और इसमें जो फिलहाल अभी वर्तमान में जो सदस्य देश है उसके बारे में आप याद रखेंगे, 193 देश जो है अभी इसका सदस्य है। और 193वां जो सदस्य देश है वो आपको कौन है जानते हैं, वो आपको दक्षिणी सूडान है। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको कितने थे, तो देखिए तो 50 सदस्य देश ने मिलकर इस संस्था को क्या किया था कि आपको स्थापित किया था। और भारत भी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है संस्थापक सदस्य देश है। भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वो आपको 30 अक्टूबर, ठीक है ना, 1945 को बना था। तो इसको आपको याद रखना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये सारी चीज आपको देख लेना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 75 में क्या करा है सुनिए, करा कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय क्या है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपको 6 अंग है उसमें से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ है, द हेग में, मतलब नीदरलैंड में। कहाँ है, नीदरलैंड में। अब आई अब यहाँ से एक प्रश्न आपके पास और आएंगे, क्या है, और आएंगे, क्या जानते हैं कि जो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो गठन होता है वो कब होता है, तो वो आपको 1945 में, कहीं कहीं आपको 1946 भी देखने को मिलेंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो अभी आपको 15 है। और प्रत्येक न्यायाधीश का जो कार्यकाल है, मतलब इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो न्यायाधीश होते हैं उसका कार्यकाल जो होते हैं 9 वर्ष का होता है। तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। और एक समय में एक देश के जो है वो आपको 2 आपको न्यायाधीश जो है आपको नहीं हो सकते, मतलब एक देश के एक ही न्यायाधीश जो है वो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो सकते हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चलिए 76 में क्या करा है, कह रहा है कि सार्क की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, क्या है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो स्थापना जो होती है वो आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं, इसके जो सदस्य देश है वो आपको अभी जो है आपको 8 है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए तो इसके लिए बाबू एक छोटा सा ट्रिक है, आपको यह थोड़ा सा याद रखना होगा। कौन सा ट्रिक है समझिए। तो कह रहा है ट्रिक कि श्री क्या है, श्री भाभू ने क्या किया जानते हैं, तो आपको बाप का माल, किसका माल,
बाप का क्या किया जानते हैं कि जो माल है वो केकरा दे दिया जानते हैं, तो आपको अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया? अफगानिस्तान को जो है वो आपको दिया। बस यही ट्रिक है, अगर आपको याद रखेगा। जैसे देखिए एक भावू नाम का लौंडा है, ठीक है ना, पहला समझिए, ठीक है ना, वो आपको बिगड़ैल बाप का बेटा है, ठीक है ना, ऐसा समझ आइए, मतलब बाप का बिगड़ैल बेटा कहिए, ठीक है ना, बिगड़ैल बाप का बेटा नहीं कहेंगे, बाप का बिगड़ैल बेटा है। उसने क्या किया कि अपने बाप के माल को किसको दे दिया जानते हैं? अफगानिस्तान को, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि आपको किसका जो अर्थ हुआ, क्या हुआ सी से। तो देखिए, तो सी से जो हो जाएगा वो आपको श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। उसके बाद भ से जो हो जाएगा बाबू वो आपको भारत, भू से जो हो जाएगा वो आपको भूटान हो जाएगा, न से कहेंगे ने से तो आपको नेपाल हो जाएगा, और ब से कहेंगे तो आपको बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। और प से कहेंगे तो आपको पाकिस्तान हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद माल से क्या हो जाएगा? तो आपको मालदीव हो जाएगा, और अफगानिस्तान। अब देख लीजिए कि सार्क में जो सदस्य देश है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या आपको 8 जो है आपको पुर गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8, और लास्ट में जो आपको सार्क का सदस्य देश बना था वो आपको अफगानिस्तान बना था। कब बना था? तो 2007 में बना था। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर जो है बी है वो आपको करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 77 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो आपको कौन है। तो देखो बाबू, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है ना वर्तमान में, वो है आपको ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको राइट है। और ऋषि सुनक का जो संबंध है कहीं ना कहीं वो आपको भारतीय मूल से, इसे भी आप याद रखेंगे। गौरवान्वित करने वाली बात है कि जो ब्रिटेन हमारे यहाँ इतने दिन शासन किया है, आज भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वो क्या जानता है कि ब्रिटेन पे जो है आपको शासन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसको बस मिथक कहानी तक ही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने देश के लिए क्या होता है कि आपको सोचता है। देखिए इन्फोसिस के जो आपको संस्थापक है नारायण मूर्ति, उन्हीं के दामाद है ऋषि सुनक। देखिए क्या कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष आया था। देखिए तो क्यूबा जो है वो आपको क्या है कि उत्तरी अमेरिका का क्या है कि आपको उत्तरी अमेरिका से सटा हुआ एक जो है आपको देश है जहाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापित था। तो देखिए, तो ये जो क्यूबा है, तो क्यूबा संकट जो आई थी ना वो आपको 1962 में आई थी। कितना में आई थी? 1962 में। और यह आपको एक मिसाइल संकट थी, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया कि को आपसी मतलब कि सहमति से कहिए, ठीक है ना, आपसी कूटनीति के द्वारा इस बहुत बड़े संकट को क्या कर लिया था कि आपको सुलझा लिया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात आती है कि क्यूबा को क्या कहा जाता है, तो क्यूबा को जो है वो आपको चीनी का जो है वो आपको कटोरा कहा जाता है। तो 78 का राइट आंसर समझ गए होंगे। चलिए 79 में कह रहा है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, तो रोनाल्ड रीगन जो है ना वो आपको अमेरिका के क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और अमेरिका की राजधानी कहेंगे वाशिंगटन डीसी, रूस की राजधानी कहेंगे मॉस्को, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन। तो थोड़ा सा राज्य राजधानी को भी अभी से आप लोग देखते चलेंगे। चलिए चलते हैं 80 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो साथियों, गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन है ना वह आपको क्या हुआ था कि बेलग्रेड में जो है आपको 1961 में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा इस प्रथम शिखर सम्मेलन में जो है वो आपको 25 देश जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं कि आपको हिस्सा लेते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात कि अभी जो गुटनिरपेक्ष देशों के जो सम्मेलन है, संगठन है, उसमें जो है आपको क्या है कि आपको 120 राष्ट्र जो है वो आपको शामिल है। तो इसे आपको याद रखना है। और गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में सबसे अहम भूमिका भारतीय प्रधानमंत्री जो है पंडित नेहरू ने क्या किया था कि आपको अदा किया था भारत की ओर से, ठीक है ना। इंडोनेशिया की ओर से डॉक्टर सुकर्नो, ठीक है ना। इसके अलावा घाना की ओर से एनक्रुमा था, मिस्र की ओर से कर्नल नासिर था, बेलग्रेड यानी युगोस्लाविया की ओर से जो था वो आपको मार्शल टिटो था। तो इन लोगों के प्रयास से ही क्या हुआ था कि आपको गुटनिरपेक्षता की जो होती है वो आपको निभ पड़ती है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से क्या होने चाहिए कि आपको याद होने चाहिए। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लोगे। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 81 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो देखो बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं, तो आपको यूथाउंट थे, याद रखना है। और यूथाउंट किस देश के थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपको म्यांमार के थे। क्या है? म्यांमार के थे। बाकी इधर जो जितने भी देख रहे हैं सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के ही क्या है कि आपको महासचिव रहे हुए हैं। चाहे वो बान की मून हो, कोफी अन्नान हो, इसके अलावा बुतरस बुतरस घाली हो, जो भी हो, क्या है, जो भी हो, सब है जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। और अभी जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको एंटोनियो गुतेरस है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 82 में क्या करें सुनिए,
करा है संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए करा है जॉर्ज बुश, ठीक है ना, बोरिस एल्सिन, बिल क्लिंटन, जो बाइडेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाइडेन। और जो बाइडेन जो है वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से क्या करता है कि आपको संबंध रखता है, क्या है, संबंध रखता है। तो अमेरिका में दो ही पार्टी के बीच क्या होता है कि आपको मुकाबला होता है, एक आपको डेमोक्रेटिक और एक जो होता है वो आपको कौन है जानते हैं? तो आपको रिपब्लिकन है। इन्हीं दोनों के बीच में जो होता है क्या होता है कि आपको मतलब राष्ट्रपति के लिए आपको चुनाव होते हैं, मतलब एक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, एक आपको रिपब्लिकन के होते हैं, ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो आपको रिपब्लिकन के थे, जिसको जो बाइडेन ने क्या किया था कि आपको पराजित किया था। तो अभी जो बाइडेन है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो था वो किससे था? तो साथियों एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो आपको हरित क्रांति से। तो ये क्वेश्चन के बारे में कल भी बताए थे। अब देखिए अब है ऑपरेशन फ्लड, या देखिएगा ये आपको दुग्ध क्रांति से क्या है कि आपको संबंधित है, मतलब दूध वाली क्रांति जो है उससे संबंधित है, ठीक है ना। हरित क्रांति जो है वो आपको खाद्यान्न उत्पादन से, किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद है आपको नीली क्रांति, तो यह जो है आपको मत्स्य क्या है कि आपको उत्पादन से, क्या है, मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति जिसके जनक जो है आपको वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? वर्गीज कुरियन। देखो बाबू, और ये जो वर्गीज कुरियन है इन्हीं को भारत में श्वेत क्रांति का क्या होता है कि आपको जनक कहा जाता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के ये दूध क्रांति से ही क्या है कि आपको संबंधित है। तो ये जो देख रहे हैं 83 नंबर एम एस स्वामीनाथन, जिनका इसी वर्ष मृत्यु हुई है, ठीक है ना। तो इनका जो आपको क्या जानते हैं संबंध वो आपको हरित क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 84 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना था? तो देखो बाबू, सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य बनता है 1974 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही है। और 75 में जो होता है ना वो आपको पूर्ण राज्य बना था। क्या बना था? पूर्ण राज्य बना था। अब देखिए पूर्ण राज्य बन गया कितना में? 1975 में। तो पूछा जाएगा ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा बना था। तो देखिए सिक्किम भारत का जो मतलब पूर्ण राज्य बना था 36वां संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 36वां संशोधन जो होता है 1975 में होता है। और सिक्किम भारत का किस क्रम का राज्य है? तो ये आपको 22वां राज्य बना था। क्या बना था? 22वां राज्य। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप देख लेंगे। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए आगे करा है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो आपको प्रधानमंत्री, क्योंकि योजना आयोग को अब भंग कर दिया गया है। मतलब योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में और 2014 तक जो है यह संस्था आपको कार्य करती है। और 2015 में इसके जगह पर एक नई संस्था आती है जिसका नाम होता है आपको नीति आयोग। क्या होता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपको कौन होते हैं? तो कहेंगे आपको प्रधानमंत्री। मतलब जो प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे वही क्या होंगे कि इसके अध्यक्ष होंगे। तो देखिए तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 86 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य है? तो अभी बताया था कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, जापान, भारत। तो भारत जो है वो आपको सार्क का क्या है? सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी इधर जो देख रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, यह जो है आपको आसियान का सदस्य क्या है? आसियान का सदस्य है। इन देशों की राजधानी, मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुरम है। इंडोनेशिया की राजधानी कहेंगे तो आपको जकार्ता है। जापान का मुझे मत टोक्यो, मतलब टोक्यो है। अब भारत का नई दिल्ली। तो जैसे भी प्रश्न है आप उसे देख लीजिएगा। बाकी आपको ट्रिक याद रहेगा, सारा का सारा चीज बन जाएगा। चलिए 87 में करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कब बनी थी? 1917 में। किस अधिवेशन में बनी थी? तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद है इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सोनिया गांधी। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले क्या है कि आपको यह पर्सनालिटी है। कहने का मतलब होगा कि सोनिया गांधी आपको कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष पद पर जो है वो आपको रही, ठीक है ना। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 88 में कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि विश्व महिला दिवस जो है वो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। बाकी और भी मतलब दिवस है वो इसमें दिए गए हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। तो 10 दिसंबर को जो है वो आपको विश्व मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? तो आपको विश्व मानवाधिकार जो दिवस है वो आपको कब मनाया जाता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को कहेंगे तो आपको विश्व एड्स दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद है 2 अक्टूबर को ये आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो आपको कब मनाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे जानते हैं?
तो हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर को। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लेंगे। तो 88 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा है कि निम्न में से कौन एक देश जो है वो आपको नहीं है, क्या है, नहीं है। तो देखिए हांगकांग जो है एक देश नहीं है, क्योंकि हांगकांग के पास जो है अपनी संप्रभुता नहीं है, या चीन के क्या है कि आपको अधीन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 90 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए सोवियत संघ का विघटन कब होता है, तो 25 दिसंबर 1991 को। तो देखिए कह रहा है कि आपको CIS का क्या है कि आपको जन्म, यानी कहने का मतलब हुआ कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट जो आपको क्या है कि स्टेट्स है उसका जन्म। तो ये बात सही है, ये हुआ था। उसके बाद है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैधारिक मतलब वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ये भी सही है। कह रहा है शीत युद्ध की समाप्ति, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका मतलब हो जाता है क्या, कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको। आइए कह रहा है यूरो क्या है। तो देखिए यूरो एक मुद्रा है, लेकिन यूरो मुद्रा किस देश की है जानते हैं, तो वह आपको यूरोपीय संघ के सदस्यों की जो है वो आपको मुद्रा है। और यूरो मुद्रा के बारे में हम चर्चा किए थे कि इसे पहली बार 1999 में जो है वो आपको अपनाया गया था, ठीक है ना। तो 91 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। और यूरोपीय संघ में अभी सदस्य की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ में सदस्य जो है अभी आपको 27 है। इससे हाल में अलग हुआ है, वो आपको कौन हुआ है जानते हैं, तो आपको ब्रिटेन अलग हुआ है। चलिए 92 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति जो है वो आपको अपनाई थी। तो देखिए तो खुले द्वार की नीति जो आपको अपनाया था इसमें से किस देश ने जानते हैं, तो आपको चीन ने। और चीन का जो द्वार खोलने का श्रेय जाता है वो आपको अमेरिका को जाता है। किसको जाता है, अमेरिका को। तो बाबू जैसा प्रश्न आया आपके एग्जाम में आप इसे देख लेंगे। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे 93 में देखिए क्या करें कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता हुआ था। तो अभी इस पर चर्चा किए थे। 1972 में जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो आपको शिमला समझौता हुआ था, ठीक है ना। लाहौर समझौता यह आपको 1999 में होता है, ठीक है ना। फरक्का समझौता यह आपको 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो देखिए तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक मानवाधिकार संगठन है। तो देखिए कह रहा है इंटरपोल का गठन 1923 में होता है, ठीक है ना। यह आपको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, ठीक है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह आपको मानवाधिकार से संबंधित है, इसका गठन 1961 में होता है। WHO इसका गठन 1948 में होता है। यूनिसेफ का गठन जो होता है 1946 में होता है। याद रखिएगा ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना यही आपको मानवाधिकार संस्था है और इसका मुख्यालय जो वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो आपको लंदन में। कहाँ है, लंदन में। इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय जो है वो आपको पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में, ठीक है ना। उसके बाद है WHO इसका जो मुख्यालय वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको यानी कि जिनेवा में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो देखिए जो कुछ भी आपको हम बोल के भी बता रहे हैं आपको उसको भी अच्छे से याद रखना है भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक ना। और ऐसे प्रश्न को आप पढ़िएगा तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। आपको केवल क्या करना है, बोर्ड एग्जाम पास करके फिर आपको क्या होगा कि बाहर कमाने जाना होगा। इससे बेहतर है कि आप अभी से इन चीजों को अच्छा से पढ़िए, ठीक है ना। तो 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 95 में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वो आपको कौन है। तो देखो बाबू वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है ना वो आपको कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, पुर्तगाल वाले। क्या कहेंगे, पुर्तगाल वाले। कितना अच्छा है बताइए थे, कहेंगे पुर्तगाल वाले एंटोनियो गुतेरेस अभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और महासचिव ही जो होता है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का भाई मेरे सबसे बड़े क्या होते हैं कि आपको अधिकारी होते हैं। तो 95 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 96 में क्या कह रहे हैं सुनते हैं, देखते हैं। सुनते क्या, हाँ सुनना देखना दोनों चलेगा। आइए क्योंकि आप हमें देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, ठीक है ना। सौभाग्य मेरा कि आप लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है ना, और सुन भी रहे हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसी बात पर अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग क्या करेंगे कि थोड़ा वीडियो को शेयर और अपने दोस्तों में थोड़ा बहुत करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, करते नहीं रहेंगे भाई, कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए डेफिनेटली करना है, ठीक है ना। अक्षय कुमार आपको बनना है। देखिए क्या कह रहा है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है जिनेवा, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजी बोल देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए थोड़ा सा इससे लगेगा कि हम भी पढ़े लिखे हैं। इसका गठन 1919 में होता है। तो इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको कहाँ जानते हैं, तो ये आपको जिनेवा में। तो ज्यादा क्या बोले क्या, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 97 में चलते हैं, क्या कर रहा है, आइए कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है ना, गंगा नदी के जल बंटवारा को लेकर फरक्का समझौता जो है वो आपको कब हुआ था। तो अभी इसके बारे में चर्चा किए थे। तो देखिए तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता गंगा नदी जल विवाद को सुलझाने को लेकर क्या है जानते हैं, आपको क्या हुआ था जानते हैं कि 1996 में हुआ था। तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 98 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है
1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो मेरे भाई 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो होता है ना, वो आपको रियो डी जेनेरियो में होता है। 1997 में जो होता है वो आपको न्यूयॉर्क में होता है। जोहान्सबर्ग में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आपको कब जानते हैं? तो 2002 में, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है क्योटो सम्मेलन, यह आपको 1997 में जापान में होता है। तो देखिए, तो आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी सम्मेलन, तो यह आपको सबसे पहली बार जो हुआ था वो आपको रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में हुआ था। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 में क्या करा है सुनिए। कह रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाल आंध्र आंदोलन। इसी ने क्या किया था जानते हैं? कि आपको मतलब तेलंगाना के लिए जो है क्या है जानते हैं? कि आपको स्वायत्त प्रदेश की जो है आपको मतलब ये चला था, मतलब कि आंध्र प्रदेश से अलग एक क्या हो कि आपको ये चीजें हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो वह है आपको विशाल आंध्र आंदोलन, ठीक है ना। और इसी के तहत क्या होता है, जैसे देखिए पहले मद्रास था, क्या था? मद्रास था। तो मद्रास से एक आपको बना तमिलनाडु और एक बना आपको आंध्र प्रदेश। तो उसमें इसका क्या था? अहम रोल था। बाद में जो होता है वो आपको क्या होता है जानते हैं? कि तेलंगाना का जो गठन होता है वो आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर होता है। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 99 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। चलिए अब है आपको 100 में आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है वो आपको असत्य है? तो देखिए कह रहा है कि इसकी स्थापना 1953 में की गई, ठीक है ना। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी कथन क्या है कि आपको बिल्कुल सही है। अब है इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, सही बात है। डी कह रहा है सभी कथन सत्य थे, इसका राइट आंसर बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है ना, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस आयोग के जो अध्यक्ष थे ना वो थे आपको फजल अली, याद रखिएगा कौन है? फजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था और इसने भारत में राज्यों का गठन जो है भाषाई आधार पर क्या हुआ था कि आपको सुझाया था। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।